हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम आपके सामने वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर लोड करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट की क्या डिफिनीशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब की सब मैंने अपने पिछले 3-4 वीडियो को बना करके आपके सामने YouTube पर डाल दिया है। आज उसी सीरीज में एक स्टेप अगला हम लेते हैं कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, और इस सिद्धांत को किसने दिया है। स्टूडेंट्स, ये जो मैनेजमेंट का सबसे पहले प्रिंसिपल दिया था, ये सबसे पहले एक हमारे यहाँ पर इस संसार में एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में हुए थे, मिस्टर हेनरी फ्यो। उन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद माइनिंग इंजीनियरिंग के रूप में अपनी सर्विस को शुरू किया। जिस कंपनी में वो काम करते थे, एक समय उस कंपनी की दशा बहुत खराब हो गई, जिसको कहते हैं बैंकरप्ट होने जा रही थी वो कंपनी। तो उन्होंने कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बताया। टोटल सिचुएशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को उन्होंने कुल मिलाकर के 14 पॉइंट में बताया है, और एक एक पॉइंट को आज हम यहां पर, हालांकि पूरा के 14 के 14 नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले वीडियो को मिलाकर के इनका पूरा का पूरा 14 का 14 पॉइंट हम आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क, यानी जो भी काम करना है कहीं पर भी, अभी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी कोई काम करना है तो पूरे काम को एक सुनिश्चित और सुनियोजित प्रॉपर वे में बांट दीजिए, उनको डिवाइड कर दीजिए। जैसे स्टूडेंट में पढ़ाई की बात करूं, जब आप लोग प्राइमरी लेवल के एजुकेशन में रहे होंगे तो शायद सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर या 2 टीचर रहे होंगे। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चले गए, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था हो गई। क्लास 10th के बाद कई विंग्स बन गए, साइंस विंग, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या अन्य। अगर हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचर्स अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग। इसी तरह से कॉमर्स में भी अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए अलग, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए अलग। अब जैसे ही हम चलो साइंस स्ट्रीम का ही स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं, सपोज करिए कि हम पोस्ट ग्रेजुएट में गए। अब पोस्ट ग्रेजुएट में हमको चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सी स्ट्रीम लें। केमिस्ट्री से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें, फिजिक्स से करें, स्टैटिस्टिक्स से करें, मैथमेटिक्स से करें, या अन्य कोई सब्जेक्ट जो हो। सपोज करिए कि हम लोगों ने चूज किया केमिस्ट्री से। अब वहां पर भी कई हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, या चूंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं इसलिए मुझको इसके बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन इतना है। अब सपोज करिए कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट हो गए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर ही हमको पढ़ाएंगे। ठीक इसी तरह से
जो भी काम है उस काम को एक प्रॉपर तरीके से काम करने वाले के बीच में बंटवारा कर दिया जाए। बंटवारा करने का क्राइटेरिया क्या होगा? जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए सक्षम है वो काम उसी व्यक्ति को दे दिया जाए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मैं कॉमर्स का टीचर हूं। अकाउंटेंसी बिजनेस तो मैं अच्छे ढंग से पढ़ा सकता हूं। अब पिछले 32-33 साल से मैं यही काम कर भी रहा हूं। ये कहिए कि मुझको भेज दिया जाए फिजिक्स पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि काम का तो बंटवारा हुआ, लेकिन उस बंटवारे के बाद काम को प्रॉपर नहीं दिया गया। हाँ, अगर यही चीज केमिस्ट्री के टीचर को केमिस्ट्री दे दिया जाए, फिजिक्स के टीचर को फिजिक्स दे दिया जाए, यानी एक सेंटेंस में कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन। जो व्यक्ति जिस चीज के लिए काम करने के लिए सक्षम है उस व्यक्ति को वही काम दे दिया जाए, ये मिस्टर हेनरी फ्यूल ने कहा। इसी तरह से मेडिकल साइंस में आप चले जाइए स्टूडेंट्स। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, एमबीबीएस आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको एमएस या एमडी करना है। सपोज करिए कि आप एमएस में एडमिशन लेते हैं, तो आपके बॉडी की किसी पार्ट को स्पेशलाइज्ड करना पड़ेगा। आप हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं, आप आई सर्जन बनना चाहते हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं, आप ईएनटी सर्जन बनना चाहते हैं या अन्य कोई। तो जब भी मान लीजिए आप आई सर्जन हो गए, तो आप आंख के डॉक्टर आंख के रोग को बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से। सपोज करिए कोई व्यक्ति आता है जिसकी ईएनटी की प्रॉब्लम है, आप अच्छे बहुत नहीं टैकल कर पाएंगे। ठीक यही काम मिस्टर हेनरी फ्यूल ने डिवीजन ऑफ वर्क में कहा है कि काम को बंटवारा करिए अच्छे ढंग से, और हर काम के पीस को, हर काम को उस व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति उस काम करने के लिए सक्षम है। ये तो हो गया हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसके बाद रिवर्स आता है, स्टूडेंट्स आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी की एक तरह से अधिकार कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमारा दायित्व। यहां पर मिस्टर फ्यूल बताते हैं हमसे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एकदम प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। उसके लिए एक एग्जाम्पल से हम बताने की कोशिश करते हैं। तराजू का पलड़ा। सपोज करिए कि आप सोना खरीदने गए हैं। अगर तराजू का पलड़ा स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी माइन्यूट इधर उधर होगा तो आपकी बड़ी कीमत इधर उधर हो जाएगी। ठीक वही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मिस्टर हेनरी फ्यूल बताते हैं कि जितना जिस व्यक्ति को आप अथॉरिटी दीजिए उसी के प्रोपोर्शनेट में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। यानी दोनों के बीच में, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एकदम बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी के पास अथॉरिटी ज्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, तो अपने आप एक चीज लागू हो जाएगी, लागू नहीं करना पड़ेगा, माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। सपोज करिए किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, अथॉरिटी कम हो गई, तब भी इसका असर बहुत गलत होगा, जिसको हम एक कह सकते हैं प्रताड़ना करना। अगर किसी को अधिकार ज्यादा दे दीजिए आप, हालांकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह आपको टॉर्चर मिलेगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दीजिए, मिस्टर फ्यूल बताते हैं, लेकिन देने का तरीका क्या होगा? देने का तरीका दोनों के बीच में एकदम सामंजस्य यानी समन्वय होना
जरूरी है। तो इसको एक तराजू के पाले पर। तीसरा आता है डिसिप्लिन, अनुशासन, जो हर जगह बहुत ही जरूरी है। बिना अनुशासन किए, बिना अनुशासन को लगाए, बिना अनुशासन को रखे ये कहिए कि कोई काम सकारात्मक हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। हो जाए तो भगवान मालिक है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि टॉर्चर है, ये नहीं है। पूरा उनको काम करने का पूरा एनवायरनमेंट दीजिए अच्छा, उनको स्वस्थ मस्तिष्क से काम करने के लिए मोटिवेट करिए और उनको एहसास आ जाएगा, एहसास आप दिला सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया काम सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समाज और संस्था के लिए भी प्रोग्रेस का रास्ता खोलेगा। अगर हम आप कोई भी चीज डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं, करके देख लीजिए, कोई भी काम डिसिप्लिन्ड वे में करिए तो उसका परिणाम सकारात्मक ही आएगा, भले थोड़ा सा देर से आए। ठीक ये चीज मिस्टर फ्यूल कहते हैं कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन हर स्टेप पर होना बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं है, चाहे डिवीजन ऑफ वर्क आप अच्छे ढंग से कर लीजिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लीजिए, काम ठीक से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में एकदम साफ साफ फ्यूल साहब बताते हैं कि सबऑर्डिनेट को जो भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन मिले वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से मिले। जहां पर ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन देने वाले एक से ज्यादा बॉस होंगे तो कंफर्म स्टूडेंट सबऑर्डिनेट को कंफ्यूजन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो कंफ्यूज हो जाएगा पक्का कि हम इस बॉस की बात सुने या इस बॉस की। वो समझ नहीं पाएगा कि हम करें क्या। इसलिए मिस्टर फ्यूल कहते हैं कि जितने सबऑर्डिनेट जितने भी हैं उनको किसी एक बॉस के अंडर में आप डाल दीजिए और वही बॉस, एक सबऑर्डिनेट हो, 2 हो, 10 हो, सबको ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन देंगे, जिससे कि सबऑर्डिनेट को क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, सब प्रश्नों का जवाब अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि बॉस एक है, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और कमांड देने वाले एक हैं, सब कुछ एक हैं, तो उनको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको मिटा करके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ individual interest to general interest।
रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट पर मिस्टर फ्यूल बताते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड और डायरेक्शन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कमांड में क्या बताया गया है कि एक बॉस सभी सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन के लिए रखा गया है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बताया गया है? मिस्टर फ्यूल बताते हैं कि एक यूनिट के लिए एक प्लान तैयार हो, यूनिट एक, प्लान एक। कमांड में क्या है? बॉस एक, सबऑर्डिनेट एक या एक से ज्यादा। डायरेक्शन में क्या है? एक यूनिट के लिए एक प्लान। यहीं पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। यानी जो भी यूनिट का आप काम करने जा रहे हैं या जिस यूनिट में आप काम करने जा रहे हैं, एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, तीन व्यक्ति हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी उस यूनिट में व्यक्ति होंगे वो एक प्लान के अंडर में काम करेंगे। प्लान कौन बनाएगा? ये मैंने जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ाया था तो प्लान बनाने का काम टॉप मोस्ट मैनेजमेंट का है, जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। तो एक प्लान के अंडर में एक यूनिट होगा और उसी प्लान के डायरेक्शन में, उसी प्लान के स्ट्रक्चर में वो यूनिट काम करेगी। नेक्स्ट आता है बहुत ध्यान सुनिएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मैंने कई बार कहा है स्टूडेंट, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कैपिटल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, कंजर्वेबल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें एक व्यक्ति काम नहीं करते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा, जो भी काम होता है वो संस्था के लिए तो होता ही होता है, वो पूरे समाज के लिए भी होता है। ऐसा नहीं सिर्फ संस्था के लिए होता है, ऐसा नहीं है। तो ये इसी पॉइंट को मिस्टर फ्यूल कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मिस्टर फ्यूल कहते हैं कि अगर पूरे समाज के उत्थान के लिए हमारा योगदान जरूरी है तो हम उसको दे दें, यानी अपने को थोड़ा सा पीछे कर ले, समाज के उत्थान के लिए आगे चले जाए। फिर आता है रिम्यूनरेशन, जिसको पारिश्रमिक कहते हैं, जिसको आप आम भाषा में कह सकते हो वेतन। जो भी वर्कर, एम्प्लॉय या जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको उचित मजदूरी, उचित पारिश्रमिक देना ऑर्गेनाइजेशन का काम है। क्योंकि अगर उचित पारिश्रमिक नहीं होगा तो हो सकता है कि जिस दिन उसको मौका मिले वो वर्कर या एम्प्लॉय आपके यहां से छोड़ के चला जाए। तो आज स्टूडेंट 14 में से 7 पॉइंट मैंने बता दिया है। इस 7 पॉइंट को आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा। जाते जाते फिर वही कहेंगे, आप लोग वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। देखने के बाद इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जितना आप इसको स्प्रेड करिएगा उतना आपको बढ़ेगा। और जितने लोगों ने आज तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए व्यूअर्स आए वो तो सब्सक्राइब कर ही दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।